हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी समाकलन के अनुप्रयोग। और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज को क्लियर कर लिया है। अब हम 8.2 एक्सरसाइज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले 8.2 एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट मतलब कि भाई किस तरीके का प्रश्न आएगा, यानी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर 8.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज यानी 8.1 में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या था कि एक तो कर्व आता था और दूसरा लाइन। तो कर्व प्लस लाइन यानी कर्व और लाइन से घिरे हुए रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना होता था। ठीक है, तो 8.1 में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि कोई भी कर्व हो और अगर एक लाइन आ जाए तो उन दोनों के द्वारा कितना एरिया बाउंडेड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमको करने आ चुका है। अब क्या होगा 8.2 के अंदर हमें दोनों कर्व ही मिलेंगे, यानी ये भी पहला भी कर्व होगा दूसरा भी कर्व। अब दो कर्व जब एक साथ आ रहे हैं तो इन दोनों के द्वारा जो एरिया बाउंडेड किया जाएगा, इन दोनों कर्व जब आपस में मीट करेंगे तो कुछ भाग इन दोनों के बीच में पड़ रहा होगा। ठीक है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है ये हम 8.2 एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। यानी 8.2 एक्सरसाइज के अंदर कर्व और कर्व के बीच का जो एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने अगर ऐसे बोल दूं कि मान लीजिए एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मैंने मान लिया कि ऐसे पैराबोला गया है। ओके, तो पैराबोला और सर्कल के द्वारा कितना एरिया शेडेड मतलब घिरा गया है, अगर मैं देखूं तो एरिया कौन सा जो पैराबोला और सर्कल के बीच में पड़ रहा है, ठीक है ना, यानी दोनों का कॉमन पोर्शन है, तो उस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो हम इसी लेक्चर में समझेंगे या इसी 8.2 एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर कैसे हम निकालेंगे इस तरीके का एरिया। ठीक है, जब दो कर्व के बीच में पड़ जा रहा हो। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा इमेज बना के देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कर्व है। ठीक है, ये किसका कर्व है, ये एफ ऑफ एक्स का कर्व है। ओके, तो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स उसका कर्व है, और दूसरा मैंने मान लिया कि ये भी एक कर्व है, और ये किसका कर्व है सर, जी ऑफ एक्स, यानी ये भी क्या है, किसी फंक्शन का ही एक कर्व है। ठीक है ना, ऐसे भी मान सकते थे कि हम ये सर्कल है, ये दूसरा पैराबोला है, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, तो कोई इक्वेशन दिया होगा तो उसको मैं फंक्शन के रूप में ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक, अब इन दोनों कर्व ने इन दोनों फंक्शन के द्वारा अगर देखा जाए तो दोनों फंक्शन के ग्राफ को जब मैंने बनाया तो इतना एरिया कॉमन आया है ना, यानी दोनों के लिए ये कॉमन एरिया है। यस और नो? तो ये जो रीजन है, इसी रीजन का हमसे क्या पूछेगा, एरिया। इसी रीजन का हमसे क्या पूछेगा, एरिया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए समझते हैं। तो मेनली सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया एफ ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया जी ऑफ एक्स। तो मेन पोर्शन ये होता है कि आपको क्वेश्चन में कर्व बना के नहीं देगा, आपको ये फंक्शन दे देगा। तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप का कर्व है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो सबसे पहला काम यही करिएगा, आइडेंटिफाई करके कर्व को ड्रॉ कर दीजिएगा। कर्व ड्रॉ करने के बाद सेकेंड नंबर पे ये देखिएगा कि हमको कहां से कहां तक एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो पहले वो लिमिट हमको पता होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से देखिए इतना ही एरिया है ना। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आप वर्टिकल स्ट्रिप काटोगे तो ऐसे ही एक्स के बेसिस पे काम करोगे, और अगर आपने हॉरिजॉन्टल काट दिया तो वाई पे लिमिट लेनी होती है ना। मतलब अगर सपोज कर लो कि मैंने किस पे काट दिया सर, वर्टिकल स्ट्रिप, है ना, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप यानी एक्स एक्सिस पे काट दिया, तो एक्स एक्सिस पे काट दिया तो इसका मतलब लिमिट मुझे एक्स एक्सिस पे लेनी है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो एरिया है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे एंड हो रहा है ना। तो मुझे लिमिट भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चाहिए। तो अब लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करिएगा, चूंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कर्व के इक्वेशन को एक साथ क्या करेंगे, सैमराइज करेंगे, यानी दैट मींस उसको मिला देंगे। ठीक है ना, एक कर्व का जो इक्वेशन है दूसरे कर्व के इक्वेशन में डाल देंगे, पुट कर देंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है और एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब दोनों पैराबोला है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए।
तो ये जी एक्स की वैल्यू है, ये एफ एक्स की वैल्यू है। मुझे इसकी वैल्यू मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, देखिए ध्यान से, मुझे एक्स में एक्स के टर्म में ही तो वैल्यू चाहिए, मुझे एक्स की ही वैल्यू चाहिए क्योंकि एक्स पे लिमिट चाहिए। तो मैं वाई को यहाँ से गायब करूंगा, जैसे जैसे ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ और एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इससे ज़्यादा बेहतर ढंग से होगा। तो अब देखिए वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, इसको इधर बुला लूँ, इसको इधर बुला लूँ, तो 0 इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसे समथिंग आएगा। यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस सॉरी एक्स कॉमन ले ले तो एक्स की माइनस 1, यहाँ से सॉल्व करूंगा तो एक्स की एक वैल्यू 0 आएगी और एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी +1, है ना। तो कुछ इस तरीके का सिस्टमेटिक प्रोसीजर आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब देखिए एक्स की दो वैल्यू है, एक तो 0 और एक तो 1, तो मिल गया हमको कि वो दो पॉइंट क्या थे। अब हम चाहें तो इन दोनों पॉइंट को भी निकाल सकते हैं, देखिए एक्स और मिल गया तो एक बार वाई यहाँ से वाई भी आप डिनोट कर सकते हो, तो इस पॉइंट का लोकेशन आप फाइंड आउट कर लोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक तो मिल ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इक्वेशन दिया है उससे कर्व को आइडेंटिफाई कर लो, फिर दूसरे नंबर पे जिन जिन पॉइंट की हमें जरूरत है या जो जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं उनका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। और ये बात जरूर और बड़े अच्छे से दिमाग में रखेंगे कि जब दो कर्व एक पॉइंट पे मिल रहे हो तो उस मीटिंग पॉइंट के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आप दोनों इक्वेशन को एक साथ मिला लेंगे। अगर नहीं मिल रहे हो तब हम नहीं मिला सकते। जैसे इस पॉइंट का अगर हमें बताना हो तो ये सिर्फ और सिर्फ जी एक्स का कर्व है, तो इसमें एफ एक्स को हम नहीं मिलाएंगे, समझ में आ रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे जी एक्स और एफ एक्स को एक साथ मिलाएंगे जहाँ पे दोनों कर्व एक जगह मिल रहे हैं या एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो पहला काम आइडेंटिफाई करना है कर्व को, ड्रॉ करना है कर्व को, और दूसरा काम ये करना है कि उनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ओके। अब दो काम हो गया सर, तीसरा काम होता है अपना एरिया फाइंड आउट करना, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लोगे तो लिमिट आपको वैसे ही पता चल जाएगी। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करें, ठीक। तो अगर हम एरिया की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप काटा है यहाँ पे, बट मैं हमेशा ये बात आपको बताता हूं कि जब भी आप वर्टिकल स्ट्रिप काटोगे ये वर्टिकल स्ट्रिप काटोगे, ठीक है। तो इसमें इसका लोअर कर्व जैसे वर्टिकल स्ट्रिप है तो ये क्या है, लोअर कर्व है, और ये क्या है, अपर कर्व। तो हमेशा लोअर कर्व किससे टच होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, तभी जाके हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। लोअर कर्व किस पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, है ना। उससे क्या होगा, उससे फायदेमंद रहेगा, फायदेमंद मतलब उससे हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका अपर कर्व क्या है सर, अपर कर्व क्या है, देखिए सर एफ एक्स है, और लोअर कर्व क्या है, जी एक्स है। तो दो अलग अलग कर्व आ रहे हैं ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्ट्रिप कुछ और है ना, यहाँ पे स्ट्रिप देखो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिप की हाइट क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, कभी ऊपर है ना, अभी यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, यानी जो लोअर कर्व है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है ना, यानी जो रूट है इसका वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। हमने ये सीखा है कि कभी भी हम स्ट्रिप काटेंगे तो एक पोर्शन तो इसका कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, आपने यही तो माना है कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और एक एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल के सबको जोड़ रहे हैं, यही तो है मेन मोटिव। तो भाई हर एक स्ट्रिप को देखा जाए तो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को देखा जाए तो क्या ये सर, ये जो है स्ट्रिप ये अपने आप में बहुत छोटा है, जबकि ये वाला इससे बड़ा है और ये वाला तो इससे भी बड़ा है ना। जैसे जैसे कर्व ऊपर हो रहा है इसका मतलब एरिया बड़े होते जा रहा है, हर स्ट्रिप का एरिया चेंज होते जा रहा है। तो फिर हम कैसे सबको एक मान के जोड़ेंगे, है ना। इंटीग्रेशन तो जो कर रहे हैं हम, जैसे हम लिख दिए कि y इंटू डी एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी a से लेके b तक y इंटू डी एक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस y को क्या कर रहा हूँ, या y इंटू डी एक्स को सीधा सीधा a से लेके b तक क्या कर रहा हूँ, जोड़ते जा रहा हूँ। तो y इंटू डी एक्स को बार बार जोड़ रहे हो ना, यानी y इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हर एक स्ट्रिप y इंटू डी एक्स होना चाहिए, बट क्या हर जगह पे y इंटू डी एक्स है। देखो y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। ये जो स्ट्रिप है, यहाँ पे स्ट्रिप को अगर मैं इसको y मान लेता हूँ तो ये तो y से एक्स्ट्रा हो गया, है ना, ये तो और y से एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो इस केस में y मेरा कांस्टेंट है ही नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, लोअर कर्व के प्रति अपने संवेदनशीलता बनानी पड़ेगी, या इसे एक्स एक्सिस से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो तरीका क्या लगेगा, अगर देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको फटाफट समझ लेंगे।
ठीक है, ये अगर नहीं भी समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का जिनको बेसिक पता होगा कि भैया कैसे क्यों कर रहे हैं हम, है ना, एरिया कैसे आता है, क्यों हमने इंटीग्रेशन किया, आखिर इंटीग्रेशन लग रहा है तो किस बेसिस पे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप पकड़ लेंगे कि हाँ सही बात है, यहाँ पे तो स्ट्रिप क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है ना, तो फिर वो कांस्टेंट कहाँ पे रह गई, तो एरिया कांस्टेंट है ही नहीं, और यहाँ पे जो आप जोड़ रहे हो वो एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत एरर चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घपलेबाजी करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो तरीका क्या बनाया गया इसको सॉल्व करने का, तो तरीका ये बना कि काम करते हैं, पहले जो fx है, इस fx के द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है इस x एक्सिस पे, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। और फिर ये जो gx है, इस gx के द्वारा जो एरिया है उसको निकाल लेते हैं, यानी gx द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है x एक्सिस पे उसको निकाल लेते हैं। दैट मीन्स मैं इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर चुका हूँ, देखा जाए तो मैंने बोला कि ये जो fx आपने निकाला है, सॉरी ये जो fx आया है, इस fx के द्वारा इस x एक्सिस पे कितना एरिया कवर किया जा रहा है उसको निकाल लेता हूं मैं, ठीक। और फिर इस gx के द्वारा जो एरिया इस x एक्सिस पे बाउंडेड किया जा रहा है या घेरा जा रहा है उसको निकाल लेता हूं मैं, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस fx में से यानी fx के एरिया में से gx वाले एरिया को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा, देखो इसके द्वारा जितना एरिया कवर किया गया उसमें से इसके द्वारा जितना एरिया कवर किया गया इतना ही तो किया गया है भाई, इसके द्वारा इतना, इसके द्वारा इतना, तो ध्यान से देखिए, तो इसमें से इतना घटा दूंगा तो इतना ही तो बचेगा, है ना, बस हो जाएगा अपना काम, ठीक है। तो ये करना होता है, ठीक है, यानी जब कभी भी दो कर्व मिल रहे हैं और उनके द्वारा एरिया घेरा जा रहा है तो उस घेरे गए एरिया को हम कैसे निकालेंगे, तो सर जो बड़ा वाला कर्व है, जो बड़ा वाला कर्व है या जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, बड़ा वाला कर्व भी छोड़िए, जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो fx ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, x एक्सिस पे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, जबकि gx जो है वो कम एरिया कवर कर रहा है। तो बड़े वाले एरिया में से या ज़्यादा घेरने वाले एरिया में से कम वाले एरिया को घटा दो, काम खत्म। या अपर वाले एरिया से या अपर फंक्शन में से लोअर फंक्शन वाले एरिया को घटा दो, ठीक है, ठीक, बस सिंपल। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा सर मैं लिख सकता हूँ कि y, मान लेता हूँ कि ये fx है, चलो सीधा सीधा लिख दो कि fx इंटू dx में से मैं माइनस कर दूंगा gx इंटू dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करके सीधा सीधा, ओके। और कहाँ से कहाँ तक, तो सपोज कर लो कि ये a है और ये क्या है, b है, तो a से लेके b तक इसका भी चलेगा और a से लेके b तक इसका भी चलेगा। तो मुझे इस पूरे पोर्शन का मैं मान लेता हूँ कि ये 0 है, ये a है, तो 0 a o, ठीक है ना, इसको काम करो b मान लो, तो 0 नहीं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो ऐसे मैं मान लूँगा कि एरिया ऑफ o a b c o कितना हो जाएगा, तो वो इतना हो जाएगा, ठीक है, हाँ या ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सर, या तो एक तरीका ये लगा दो या तो घटा के ही पहले लगा दो, मतलब इसमें तो हम लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया ना कि इस पूरे का एरिया माइनस इतने का एरिया, पूरे का एरिया माइनस इतना एरिया, या तो आप इस कर्व में से इस कर्व को ही घटा दो और फिर तब करो। मतलब इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे सर, मतलब अगर हम लिखना चाहते हैं इसको तो ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और बगल में क्या आ गया dx, वही चीज़ तो लिखी गई है, इसी को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो तरीका ये भी है, ठीक है, जैसे समझ में आए, ओके। मेनली ये जो y होगा ये ऊपर वाला होगा, मतलब एफ एक्स को सॉरी कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम y के टर्म में डिनोट करते हैं, है ना। तो मैं इसको लिख सकता था 0 से लेके ए से लेके b, ए से लेके b, इसको मैं लिख सकता था y1, है ना, इसको मैं y1 मान सकता हूँ और इसको मैं y2 मान सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता था y1 माइनस y2 इंटू dx, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पे आपने सिंगल कहानी बताई, अगर डबल आ जाए तब, डबल मतलब डबल की कहानी देखिए,
डबल मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब दो जगहों पे एरिया अलग अलग आ रहा है, देखिए यहाँ का एरिया कुछ और है, यहाँ का एरिया कुछ और है, अब दोनों कर्व के थ्रू ही घेरा गया है। अब क्या करेंगे? तो सर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हम सबको पता है कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है fx है और ये क्या है gx है। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम कर्व ड्रॉ करेंगे, कर्व ड्रॉ करने के बाद हम हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाएंगे, और कोऑर्डिनेट जब बना लिया, कोऑर्डिनेट जब बना लिया तब स्टार्ट करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है सर, ये ए पे है, ये बी पे है और ये सी पे है। ओके, तब इसको निकालना कठिन नहीं है सर। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मुझे इसका एरिया मतलब इतने दूर का एरिया चाहिए, तो क्या करूँगा, अपर कर्व में से लोअर कर्व को घटा दूंगा, है ना, डायरेक्ट, बस यही करूँगा मैं। तो यानी मैं क्या करूँगा, ए से लेके बी तक अपर कर्व में से लोअर कर्व को घटा रहा हूँ। तो अपर कर्व कौन है मेरा सर, अपर कर्व कौन है, gx है, gx में से fx को मैं घटा दूंगा और फिर क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन, ठीक, और फिर प्लस कर दूंगा, है ना। ये तो इतना एरिया तब मिल जाएगा मुझे, फिर इतना एरिया और चाहिए मुझे, भाई इतना एरिया भी तो और चाहिए। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, b से लेके c तक, है ना। और इस बार मैं किस में से किसको घटाऊंगा, अपर कर्व कौन है मेरा f(x), तो f(x) में से g(x) को हटा दूंगा और मैं इसका क्या कर दूंगा dx, ठीक है। अगर मैंने इसको y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है सर, y2 माइनस y1 और फिर क्या किया है dx, तो a से लेके b, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे b से लेके c f(x) है, तो फिर से क्या होगा y1 माइनस y2 फिर इंटू dx, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो ये एक तरीका है मेरे पास जहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ध्यान से आप अगर पकड़ पाएंगे ना, तो एक्चुअल में मैंने कुछ नई टेक्निक नहीं लगाई, ये ऊपर वाला ही खेल खेला है ना, जो पहले खेलते आ रहा था। एक स्ट्रिप काटो और वो स्ट्रिप के ऊपर साइड देखो, नीचे साइड देखो, है ना, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप कट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, तो स्ट्रिप के सबसे ऊपरी भाग किससे मतलब लड़ा हुआ है, मतलब इसके ऊपरी सर स्ट्रिप का सबसे ऊपरी भाग किस कर्व से कनेक्टेड है सर, वो gx से है, और लोअर कर्व क्या है सर, f(x) है ना। तो अगर मुझे इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या करता था मैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हो गया, और कहाँ से लेके कहाँ तक, a से लेके b तक, और फिर मैं क्या कर देता था dx, खत्म, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो ही मैं कहूँगा एक चीज जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताई, उसका ये विरोधाभास कर रहा होगा। देखो यही तो कहानी है, इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर मैंने ऐसे किया, देखो एक्चुअल में तो मैं यही कर रहा हूँ ना, कि मैं इस यहाँ पे स्ट्रिप कट कर दिया है ना, और डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, बोलो यही तो कर रहा हूँ, छोटे छोटे स्ट्रिप काटे और फिर मैं डायरेक्ट ये वाला जो मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको, ये तो यही कर रहा हूँ ना मैं, कि स्ट्रिप काट दिया वर्टिकल वाला और फिर फटाफट रख दिया, है ना। स्ट्रिप काटता था पहले भी, तो ये मैं चेक करता था कि अपर कर्व लोअर कर्व क्या है, या लेफ्ट कर्व और राइट कर्व क्या है, ये चेक करता था। तो हमेशा क्या कर लिखता था, राइट कर्व माइनस, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटा तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और वर्टिकल स्ट्रिप काटा तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये मैं करता था। यहाँ पे भी तो वही कर रहा हूँ। तो सर अभी तो आप बता रहे थे सर y में चेंजेस है, सर y क्या है, चेंज था। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रिप कैसा है, यहाँ पे स्ट्रिप अभी पहले इतनी हाइट पे है, फिर अभी स्ट्रिप इतनी हाइट पे हो जाएगा, फिर और तो अभी आपने जस्ट कुछ देर पहले ही हमको ये बताया था कि y यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमें कैसे मिलेगा, ये समझ पा रहे हैं, हमें ये तो गलत मिल रहा है ना। और ले दे के तो आप यही कर रहे हो, ये जो भी आप तरीका आजमा रहे हो ये सब का सब वही है। ध्यान से देखिए, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो ऐसा क्या कर दिया आपने, आखिर इस बार कैसे ये चीजें करेक्ट हो गई। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि आप जो इंटीग्रेशन करते हो, इसी चीज को फील कराने के लिए मैंने वहाँ गलत बोला और फिर यहाँ पे लाके मैं चीजों को करेक्ट कर रहा हूँ
कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो बहुत ही छोटी चीज का कर रहे हो। ये जो dx पोर्शन, देखो आप जो स्ट्रिप काटोगे, ये स्ट्रिप काटोगे ना, तो आप क्या मानते हो कि ये पोर्शन क्या है, ये जो विड्थ है इसकी क्या है, dx है ना, और ये जो हाइट है वो क्या है, y है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब dx मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है सर, और अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है तो ये मायने ही नहीं रखता, क्योंकि इधर जितना आप डाउन करोगे इधर उतना बैलेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये कारण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत छोटे लेवल पे आप काम कर रहे हो, मतलब बहुत छोटा, तो मतलब ये जो आप जो देख पा रहे हो ये इसके लिए बहुत ही छोटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी मैं बहुत महीन महीन स्ट्रिप काट रहा हूँ। ठीक, तो उस दौरान जो हाइट का टेंडेंसी होगा वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। समझ में आया ना? इंटीग्रेशन में ये चीज़ें रखी जाती हैं दिमाग में। हाँ, अगर मैं ओवरऑल लेता तब तो मैं बहुत बड़ा गैप कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल की बात ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में काटोगे तो सभी स्ट्रिप अप्रॉक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, और नहीं भी बराबर होंगे तो इधर वाला इधर से बैलेंस कर जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। करना क्या है अब हमको, क्या करना चाहिए, क्वेश्चन देखना चाहिए। तो क्वेश्चन डायरेक्ट 8.2 एक्सरसाइज के देखे जाए कि पहले एग्जाम्पल पहले देखे जाए, है ना। तो यहाँ तक पहले अपने विचारधाराएं साफ कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब 6 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन, यानी ये दोनों एक्चुअल में किसके इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या सीधा सीधा बोल देता हूं मैं कर्व। तो इन दोनों कर्व के थ्रू जो घेरा गया एरिया है, ठीक है, उसको हमें बताओ। ठीक है, उसको हमें बताओ। तो सबसे पहले ये भी क्या है, पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। अब दोनों पैराबोला को पहले ड्रॉ करो, है ना। दोनों पैराबोला पकड़ते हैं। ये कौन सा पैराबोला है सर, पीठ किसकी ओर है, एक्स की ओर है, और ओपन किसकी ओर है, वाई। तो मेनली सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाया और ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये किसका ग्राफ है सर, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ओके, यहाँ पे देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पीठ किसकी ओर, y एक्सिस की ओर, और मुंह किसकी ओर ओपन होगा, x की ओर। ठीक है, तो अब इन दोनों द्वारा जो घेरा गया एरिया है वो क्या है सर, यही तो है ना। जब ये दोनों कर्व को मैंने ड्रा किया, ये किसका कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, है ना, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये एरिया आप बता दो। बता देंगे हम लोग, बड़ा आसान है कि नहीं है, आसानी से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट लगाओ, काम खत्म। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कर्व बना लिया, एरिया पकड़ में आ गया। अब हमको क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। कोऑर्डिनेट कौन कौन से सर, एक तो ये कंफर्म है, कौन सा ये 0,0, लेकिन दूसरा वाला तो पता करना पड़ेगा ना, इस पॉइंट को पता करना पड़ेगा। इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, दोनों के दोनों कर्व एक जगह पे मिल रहे हैं तो दोनों इक्वेशन को मिला दो, है ना। चलो मिला देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। मिलाओ, तो जहाँ पे x लिखा है, जहाँ पे y लिखा है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, है कि नहीं है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और उसके साथ साथ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो वही हो गया जब मैं एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पे यूज कर रहा था, वही एग्जाम्पल में आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स पे पावर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको उठा के इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे 0, एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स कॉमन, एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गया। तो x 0 है और 1 है। मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए भैया, तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, एक तो ये बता रहा है कि देखो दो जगहों पे मिल रहे होंगे, एक तो x बराबर 0, एक तो x बराबर 1 पे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं अगर x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी 0। तो देखो 0,0 हो गया। अब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये भी हो जाएगी 1। तो ये क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,1, है ना। और x एक्सिस पे कितना है सर, 1 पे है ना, यानी यहाँ पे 1,0 मिल गया। कोऑर्डिनेट भी क्लियर कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे, एरिया निकालना है, सन से एरिया निकाल देते हैं, है कि नहीं है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, यही करना है, बच्चों वाला खेल है। चलो, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, शेडेड रीजन है ना, शेडेड रीजन का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है और शेडेड रीजन यही है, ठीक है। तो चलो फटाफट रीजन का एरिया निकालते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है ये एरिया, सर 0 से 0,1, कैसे, मैं वर्टिकल स्ट्रिप काटूंगा, ठीक है। तो मेरे पास तरीका क्या है कि मैं इस कर्व के द्वारा पूरा का पूरा निकाल लूँ, फिर इसके द्वारा जो एरिया कर्व कवर किया जा रहा है उसको निकाल लूँ। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है ना। तो मेरे पास होगा y1, मतलब मैं मान लेता हूँ कि इस पूरे को y1, इस पूरे को मैं मान लेता हूँ y2। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, y1 माइनस y2 इंटू dx। अब देखो फटाफट 0 से 1 तक y1 क्या है सर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो y1 की वैल्यू जो है, देखो y की वैल्यू x के टर्म में लेनी है, क्योंकि मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ, यानी x के भी यहाँ पे काम करना है। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, अंडर रूट में x आया ना, यानी y1 इज इक्वल टू अंडर रूट में x, डायरेक्ट ऐसे कर लो। तो यानी यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, अंडर रूट में x, y2 क्या है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और इंटू dx हो जाएगा, बस हो गया। बारी बारी क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक अंडर रूट में x इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 तक इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखेंगे 0 से लेके 1 और इसको मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/2 डी एक्स माइनस इसका तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ माइनस यहाँ पे लगा के एक्स क्यू माइनस क्यू, सॉरी एक्स क्यू अपॉन क्यू 0 से लेके 1 तक, इसको भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्स पे पावर 1/2 तो दैट मीन्स मिल जाएगा हमको 3/2 और पूरे के नीचे 3/2, 0 से लेके 1 तक हो जाएगा। फिर फटाफट वैल्यू रख दो, खेल खत्म। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना ही नहीं है क्योंकि 0 है वो। तो क्या मिलेगा हमको सर, यहाँ पे मिल जाएगा 2/3 डायरेक्ट, क्योंकि 1 रखोगे तो 1 ही आएगा और 2/3 पलट के ऊपर आ जाएगा, मतलब 3/2 पलट के ऊपर 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 डालूंगा तो 1, तो 1/3, 2 में से 1 घटा दूंगा, कितना बचेगा 1/3 यूनिट का स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया ये, नोट डाउन। चलिए ध्यान देंगे, हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है ये, और इसमें अगेन 2 इक्वेशन दे दिए गए हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को हमको पहले समझना है कि ये दोनों इक्वेशन किसके हैं। ये इक्वेशन है सर्कल का और ये इक्वेशन है पैराबोला का, ठीक है। तो ये इक्वेशन है सर्कल का, ये इक्वेशन है पैराबोला का। अब सबसे पहले अगर आप इस पे गौर फरमाइए, ये सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन सर एक विडंबना है यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए, और आर मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, लेकिन सर इसके बावजूद यहाँ पे एक्स आया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट मुझे आर तो नहीं दे रहा है ना। तो यानी यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई घपलेबाजी की गई है। पहली बार ये भी आया, देखिए 8.1 से लेके 8.2 के बीच में ये पहली बार हमको सर्कल का इक्वेशन ऐसा देखने को मिला है। हमको डायरेक्ट इट दे देना चाहिए था, मतलब इसको इट दे देना चाहिए था 4 यानी हमेशा हमको एक कोई कांस्टेंट देता था, लेकिन आज पहली बार हमें यहाँ पे एक्स दिया है। इसका मतलब कुछ तो है, तो चलिए कुछ तो को हम सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले इस 8x को बुलाएंगे इधर, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि x जैसा है वो तो बुला लेते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लूँ अगर मैं, या सिंपली हाँ बिल्कुल x कॉमन ले सकता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, इस y को स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ, या सिंपल एक काम और कर सकता था मैं, जैसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो अगर मैं इस 8x को बुला भी लेता हूँ तो मेरे पास थोड़ी सी एक समस्या नज़र आ रही है कि जैसे देखिए अगर ये माइनस में 8x आ रहा है प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 8x है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। यहाँ से ये फील दे रहा है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर आपको बहुत ज़माने पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि सर्कल का इक्वेशन जब ओरिजिन पे सेंटर होता है, ठीक है ना, ओरिजिन पे सेंटर होता है तो यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन अगर ओरिजिन पे सेंटर ना हो तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा समथिंग होता है ना। तो ये भी जो सेंटर है, ये भी इस बार जो सेंटर है वो ऐसा ही फील देके जा रहा है, क्योंकि एक्स यहाँ पे 2 बार आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब चलिए ध्यान से देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 8x है, तो 8x मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं 8x एक्चुअल में 2ab की जगह पे दिया होता है,
यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 4x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा AB। ए की भी वैल्यू दे दी गई है ना, क्योंकि ये x ए की जगह पे ही होता है, तो मेनली यहाँ पे मिल चुका है x इंटू बी, तो x से x भी कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या गई 4, सिंपल। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ इसको, सर सीधा सीधा मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, सीधा, कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां से बड़े अच्छे से समझ लीजिए। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बना दिया, लेकिन यहाँ पे जादू थोड़ी ना होगा, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना पड़ेगा कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर किया होगा तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे -4 स्क्वायर भी लिखना पड़ा होगा। अब जो ही मैं ये कहूँगा तो बहुत लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि ये अचानक से कैसे हो गया, ठीक है। तो चलिए पूरा बना ही देते हैं, उस एक स्टेप को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ कि वो इससे एक स्टेप आप डायरेक्ट कैसे यूज करोगे। तो मेनली हम लोग करते क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, और जैसा कि मैंने देखा मुझे ये स्क्वायर मिल रहा है, 2ab मिल रहा है, बस मुझे b स्क्वायर चाहिए, और b स्क्वायर के लिए मुझे 4 को रखना पड़ेगा, यानी b की वैल्यू 4 आ रही है तो 4 का स्क्वायर रखूंगा, तब ये पूरा पोर्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, लेकिन ये 4 स्क्वायर मैं अपने घर से नहीं लेके आऊँगा, है ना, तो 4 स्क्वायर एक बार प्लस रखूंगा और एक बार माइनस, ताकि कट जाए 0। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो वैसे बैठा हुआ देख रहा होगा क्योंकि उसके अंदर कोई तामझाम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन गया आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके, ठीक। और बगल में क्या है, -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये -4 स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, है ना। तो क्या बन गया ये, सर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे बन गया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ या ना, यस सर नो, बन गया, हाँ या ना, बिल्कुल सर बन गया। तो अब कंपैरिजन करने से मुझे क्या क्या मिल गया, सर मुझे r की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू कितनी मिल गई 4, और x की वैल्यू क्या मिल गई, सर x कह रहा हूँ, a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई मुझे 4, हाँ a की वैल्यू भी मुझे क्या मिल गई 4। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये जानना है मुझे। इसका मतलब जैसे देखिए यहाँ पे रेडियस मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेडियस एक्चुअल में मुझे 4 मिल रहा है, रेडियस मुझे 4 मिल रहा है, और a की वैल्यू भी मुझे 4 मिल रही है। इसका मतलब ये है कि भाई देखो इसने यहाँ पे ये डिनोट किया है कि जो ये सेंटर होगा, जो सर्कल का सेंटर होगा एक्चुअल में कहाँ होगा, x बराबर 4, यानी x एक्सिस पे चौथे नंबर पे, यानी चौथे पॉइंट पे होगा, जहाँ पे y क्या होगा 0 और x क्या होगा 4। तो मैं सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा, और इस कार्टेशियन प्लेन पे मैं सबसे पहले इस फिगर को, इस कर्व को ड्रॉ करूंगा, है ना, ठीक। तो मेनली 0 1 2 3 4, कहीं 4 आएगा, उस 4 पे ही मेरा क्या लाई करेगा, सेंटर, समझ में आ रहा ना। तो सेंटर मेरा कहाँ लाई करेगा 4,0 पे, क्या इसमें कोई दुविधा नहीं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इससे देखो ध्यान से देखना, तो ये सेंटर हो गया 4,0 पे, और सर रेडियस भी था इसका 4, तो देखो रेडियस भी इसका क्या हो गया 4, देखो है ना, तो रेडियस भी कितना हो गया 4 हो गया। तो सर यहाँ पे 4,0 और इधर जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, तब 8,0 हो जाएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा 8,0। बताइए इसमें कोई दुविधा नहीं ना, क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ध्यान देंगे, ये हम लोगों ने सर्कल को बना दिया, यानी इस इक्वेशन से हम लोगों ने सर्कल बना दिया। अब बारी है किसकी, अब बारी है पैराबोला की, पैराबोला बनाना है। तो पैराबोला कैसा होगा, सर y की ओर पीठ होगा, क्योंकि y पे स्क्वायर है तो y की ओर पीठ और x की ओर बनेगा, है ना, यानी ऐसा कुछ बनने वाला है ना, ऐसा कुछ बनेगा, क्लियर है, बिल्कुल। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस सर्कल और इस पैराबोला द्वारा x एक्सिस पे जितना भाग कवर किया जा रहा है, यानी इस पैराबोला का और इस सर्कल का जो भाग x एक्सिस पे कॉमन है, उसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, यानी ये वाला। और स्पेशली ध्यान देना, इसने बोला x अक्ष के ऊपर, किताब के अंदर आप बड़े अच्छे से बारीकी से समझ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में यहाँ पे साफ साफ लिखा है x अक्ष के ऊपर, यानी नीचे वाले पोर्शन को तो टच भी नहीं करना है,
सिर्फ इतने पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे निकाल सकते हैं सर? बड़ा आसान है, अगर निकाला जाए तो बहुत टफ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जब आपने कर्व ड्रॉ कर लिया तो अब क्या निकाल दो? कोऑर्डिनेट निकाल दो। उसके बाद तो मैं 2 सेकंड में एरिया निकाल दूंगा। अब कोऑर्डिनेट कौन सा निकाले? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 2 जगहों पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, लाइक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह पे है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। अब ये वाला पॉइंट तो सर बच्चा बता सकता है ना बच्चे, कि 0,0 होगा। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या होगा? तो सर ये दोनों का क्या है? सम्मिलित इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यानी इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट करके मुझे आंसर निकालना है। ओके, तो निकाला जाए। बिल्कुल, यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी और यहाँ तक आप खुद कर लेंगे। अब मुझे वो पॉइंट निकालने के लिए इस पूरे को उठा के इसमें डालना पड़ेगा। तो x² + y², तो y² की जगह पे डायरेक्ट क्या पुट कर दूंगा मैं? 4x = यहाँ पे हो जाएगा 8x। अब देखिएगा x² और यहाँ पे जब ये 4x आए, 8x को मैं बुलाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा = 0। अब 8 में से 4 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा सर? -4x बराबर यहाँ पे क्या मिल गया हमको? 0। यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो x - 4 बचेगा। क्या बचेगा? x - 4 = 0। यहाँ से अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो x की एक वैल्यू 0 और x की एक वैल्यू +4 आ गया। अब अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी सर? तो y की वैल्यू भी 0। तो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0,0, मैंने पहले ही बोला था, ये बच्चा बता देगा। दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, x की वैल्यू मुझे 4 डालनी है तो यहाँ पे डालूंगा तो y² = 4 × 4 हो जाएगा, और 4 × 4 यानी y की वैल्यू क्या आ गई? +4। खत्म। तो जब x 4 है और y 4 है तब वो दोनों एक जगह पे मिल जा रहे हैं, यानी x 4 y 4। तो यही पोर्शन होगा। देखो ये थोड़ा सा मैंने क्या बना दिया है अलग, लेकिन एक्चुअल में यहीं पे मिल रहे होंगे, है ना। इस चीज को पकड़िए। एक्चुअल में ये जो मीटिंग पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, ये मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस चीज को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं? सुधार करके बना सकते हैं, है ना। एक काम करता हूं, मैं इस सेंटर को उठा के यहाँ पे कर देता हूं मैं 4,0। क्लियर है भाई? मेरे ऊपर मैं जहां भी चाहूँ कर सकता हूँ। तो यानी एक्चुअल में मैंने मान लिया कि सेंटर यहाँ पे है, जो सर्कल होगा वो ऐसे बना होगा, ठीक है ना, यहाँ से सेंटर मानते हुए, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 4,4। ओके, क्लियर है? बिल्कुल। अब ध्यान देंगे, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? अब मुझे करना कुछ नहीं, सर स्ट्रिप काटना है। यहाँ पे स्ट्रिप काटूंगा तो यहाँ तक तो सर कहानी सही होगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखना इस यहाँ पे लाइन मुझे मजबूरन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों ड्रॉ करना पड़ेगा? थोड़ा ध्यान देना। जब मैं स्ट्रिप काट रहा हूँगा तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, क्योंकि हर बार नीचे x एक्सिस ऊपर पैराबोला आ रहा होगा। लेकिन जो ही मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा वहां से पैराबोला अब नहीं टच होगा, अपर कर्व चेंज हो चुका है सर। अब अपर कर्व सर्कल हो जाएगा। सच पा रहे हैं? स्ट्रिप काट रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या टच हो रहा है? पैराबोला। यहां तक पैराबोला टच होगा, है ना, यहां तक पैराबोला टच होगा। लेकिन जो ही इसके इधर जाऊं मैं, अब देखो अब कौन टच हो रहा है सर? अपर में सर्कल का भाग टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और नीचे अभी भी एक्स एक्सिस। तो अपर कर्व चेंज हो गया कि नहीं हो गया? चेंज हो गया। तो अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब मुझे इस पूरे रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने इसको यहां से डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब मैं 2 पार्ट में इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। चलो निकाल देते हैं, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। इस पूरे को यहां से मिटा दो, आंसर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फटाफट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मुझे निकालना है तो जैसे मैंने ओ ए बी सी इसको मान लिया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा है सर? ओ है, ए है, सी है, फिर बी है, फिर ओ है ना, पूरा का पूरा। इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। सबसे पहला पार्ट ओ ए बी ओ, ठीक है, ओ ए बी ओ, ठीक। ये वाला रीजन प्लस यानी एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, फिर एरिया ऑफ ए सी बी ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी सर? 0 से लेके 4 तक, क्योंकि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप काटा है।
ठीक है। और यहाँ पे y जो होगा वो किसका होगा, पैराबोला का होगा, क्योंकि अपर कर्व क्या है, पैराबोला है। तो सर नीचे वाला लोअर कर्व क्यों नहीं रखा, नीचे वाला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, इसीलिए। ओके, और इसका मुझे क्या कर देना है dx माइनस यहाँ पे फिर क्या करना है मुझे इस एरिया का निकालना है, यानी एरिया ऑफ ACBA। तो इस एरिया का कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, 4 से स्टार्ट करूंगा, कहाँ तक जाऊंगा मैं 8 तक जाऊंगा, और ये किसका एरिया है, यानी यहाँ पे जो y होगा वो किसका होगा, सर्कल का होगा, ठीक है। और मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, है ना। अब फटाफट करते हैं, यहाँ पे y पैराबोला अगर निकाला जाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 अंडर रूट में x, है ना। यहाँ से निकाल लो, देखो y की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में 4x, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट में x, 0 से लेके 4 तक माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन करना है मुझे, माइनस यहाँ पे देखेंगे 4 से लेके 8 तक है, क्या हुआ, हाँ सॉरी प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है ना, जोड़ना है ना मुझे, पूरा आइडिया निकालना। अब y ऑफ सर्कल, तो सर्कल का अगर मैं y निकालूं, तो सर्कल का यहाँ से अगर मैं y निकाल दूं तो मेरे पास क्या था, एक्चुअल में मैंने पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट किया था ना, यहाँ पे मैंने इक्वेशन को ऐसा कुछ बनाया था, x माइनस, ध्यान देंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आया था, मतलब 4 का स्क्वायर ऐसे आया था ना। तो ध्यान देंगे इसको मैं उठा के उधर फेंक देता हूँ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। सॉरी y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो यही मेरा सही, करेक्ट और एकदम बेहतरीन आंसर होगा, ठीक है ना, किसका, y का। अब फटाफट यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या आएगा सर, 0 से लेके 4 से लेके 8 तक, यहाँ पे आ गया अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। अब प्रॉब्लम है x माइनस 4 है सर, x स्क्वायर होता तो काम चल जाता, तो कोई दिक्कत होगी क्या यहाँ पे, मैं अगर चाहूँ तो मान सकता हूँ x माइनस, देखिए यहाँ से तो मुझे इंटीग्रेशन का पूरा अधिकार है ना, मतलब इंटीग्रेशन का पूरा सिस्टम अप्लाई कर सकता हूँ। x माइनस 4 को मैं क्या मान सकता हूँ, x माइनस 4 को मैं t मान सकता हूँ, मान लूंगा। तो x माइनस 4 को अगर मैंने t मान लिया तो जाहिर सी बात है अगला वाला क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा, मतलब सिंपली वही होगा। तो ज़्यादा इसमें तामझाम होने वाला नहीं, क्योंकि x माइनस 4 है तो 4 आ रहा है, तो उसका भी हम इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 हो जाएगा। तो अगेन dx की जगह पे हमको क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। जहाँ dx होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, dt कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो वही तो मैं x माइनस 4 को ही तो t मानूंगा, x माइनस 4 को अगर मैं t मान रहा हूँ तो रिप्लेस करूंगा तो dx की जगह पे dt आ जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो उससे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इसमें आने वाला नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जिनको जैसे भी करना हो कर सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा इंटीग्रेशन का अधिकार है, आप खुद लगा सकते हो इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x पे पावर 3/2 और नीचे आएगा 3/2, तो मैं उसको पलट के ऊपर कर दूंगा, तो x पे पावर 3/2 और ऊपर आ गया 3/2 आ गया, यानी 2/3 सॉरी, x पे पावर 3/2 आ जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे 0 से लेके 4 तक मुझे लगाना है लिमिट। ऐसे ही मैं इसका करूँ तो क्या होता है, x स्क्वायर सॉरी x/2, तो x के यहाँ पे क्या है मेरे पास, x माइनस 4 है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आप फॉर्मूला लगाओगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो क्या होता है x/2 यानी x माइनस 4/2 आ जाएगा बिल्कुल, अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस, ध्यान देंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और /2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 4/4 आ जाएगा, है ना। कहाँ से लेके, 4 से लेके 8 तक। अब मुझे इसी को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यही से मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले इतना आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं यहाँ से। तो जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अपर लिमिट एक बार यहाँ पे पुट करनी है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो पुट ही नहीं करनी है, तो दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको सर, यहाँ पे मिल जाएगा 2 × 2, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास 4/3, 2/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जब, और यहाँ पे 4 पे पावर 3/2 यही होगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, है ना।
फिर यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, और फिर इस वाले कंडीशन में आइए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट डालेंगे हम तो 8 - 4 हो जाएगा, पूरे के नीचे 2, देखिए यहाँ पे डाला हूँ मैं अपर लिमिट, ठीक है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 8 डालना है मुझे। फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर, दैट मीन्स फिर से क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x था वहाँ पे 8 डाल दिया, और प्लस 4 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स 8 - 4/4 हो जाएगा बिल्कुल, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब फिर क्या लगाऊंगा माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट भी डालना है, तो लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 4 है, 4 डाल देता हूं मैं, तो अब 4 डालूंगा तो 4 - 4/2 हो जाएगा, अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स 4 - 4/4 यही आएगा, हाँ है ना, बिल्कुल ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से फटाफट क्या करता हूँ, इसको भी अब मिटा देता हूँ, अब किसी की भी जरूरत नहीं है, ठीक। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 पे पावर क्यू मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 4 जा 32/3 प्लस यहाँ पे देखेंगे 8 - 4 कितना हो जाएगा अपने पास 4/2, अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे फिर 4 का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा खत्म डायरेक्ट। यहाँ पे प्लस 4 स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 8, है ना, और यहाँ पे 8 - 4 दैट मीन्स क्या मिल जाएगा 4/4, यानी साइन इनवर्स 1 मिल गया यहाँ पे, है ना। फिर माइनस यहाँ पे देखेंगे 4 - 4 यानी 0 हो जाएगा, 0/2 यानी पूरा खत्म, है ना। यहाँ पे 4 - 4 यहाँ भी 0/4 यानी ये भी क्या हो गया खत्म, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ओवरऑल क्या हो गया खत्म। तो इस पूरे को हटा दो, समझ में आ रहा है ना, आप करोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, यानी माइनस रखना ही नहीं है। तो यहाँ पे 32/3 प्लस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिल गया 8 साइन इनवर्स है 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स π/2, सॉरी साइन π/2, है ना, साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्या मिल गया हमको 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 सॉरी यहाँ पे 3 स्क्वायर कहाँ से है, 32 है ये, 32/3 प्लस 32/3 यहाँ पे प्लस 8, यहाँ पे देखेंगे 2 से 8 खत्म हो जाएगा 4 बार में, यहाँ पे मिलती क्या बन जाएगा अपने पास 4, सॉरी, और यहाँ पे बगल में क्या होगा 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम लोग, तो 32 + 12 π/3, है ना। यहाँ से हम चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स 4/3 ही कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 8 + 3 पाई, है ना, यूनिट का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को भी मैं एंड करूंगा। आगे के एग्जाम्पल और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, आप करें और खुद समझें। फिर अगला जब डाउट आपके मन में क्रिएट होगा तब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।